क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो पहले तो घर की खेती थी, कोई लागत नहीं, बीज घर का, खाद घर की, बैल घर के, केवल अपनी मेहनत करनी पड़ती थी। मिश्रित खेती होती थी ना, जैसे हमारे पहाड़ में 12 अनाजा होता है, 12 तरह के अनाज एक ही खेत में उगाने का। लेकिन इन्होंने एक मोनोकल्चर पे ले आए, एक जीवन पद्धति और संस्कृति है, खेती व्यापार नहीं है। और इन कंपनियों ने खेती को जो है वो व्यापार बना दिया। मिलेट को क्या कहा गया? मोटे अनाज जी। मोटे अनाज क्यों भाई? सबसे बारीक अनाज को मोटा अनाज इसलिए कहा गया, चाहे वो वैज्ञानिकों ने बोला, लिखने वालों ने लिखा, और हमारे गीतों में या बाजार में वो मोटे अनाज इसलिए बोला गया, इसको गांव वाले खाते थे। तो गांव का आदमी गंवार। जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बीज। जी हाँ, बीज के संरक्षण संवर्धन पर काम करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन बीते वर्षों में हमने देखा कि हाइब्रिड बीजों ने अपने देश में एक मकड़जाल फैला लिया है, जिस कारण से देश के जो किसान हैं उसकी आय में भी घाटा हुआ है। साथ ही साथ जो बीज है वो दोबारा से वो अपने खेतों में नहीं लगा पाता है, जबकि प्राचीन काल में ऐसा होता था, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो अपने देसी बीज को संरक्षित करके रखते थे, उनका संरक्षण करते थे और आपस में उसका लेन देन चलता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो जेब पर जो मार पड़ी है बीज को लेकर, हाइब्रिड बीजों का जो मकड़जाल देश में आया है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजों को संरक्षण और संरक्षण पे काम करने वाले एक बहुत बड़े नाम, विजय जड़धारी जी, उत्तराखंड से आते हैं। आज इनसे जानेंगे कि कैसे इतना लंबा जो इनका संघर्ष है वो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक, मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जड़धारी जी आपका। ये जो आपकी इतनी मेहनत है, इतने लंबे वर्षों का आपका प्रयास है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आप कहाँ से आते हैं और लगभग कितने वर्ष हो गए आपको इस काम करते हुए? जी, मैं टेढ़ी गढ़वाल से हूँ जी। और मैं 70 के दशक में बीज बचाओ आंदोलन में रहा। और बीज बचाओ आंदोलन 80-81 के आते आते बहुत सफल हो गया था। हिमालय में हरे पेड़ों के व्यापारिक कटान पर प्रतिबंध हो गया। लेकिन बीज बचाओ आंदोलन का एक नारा था, क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। यानी जंगल की देन क्या है? मिट्टी है, पानी है और हवा है। तो ये हमारे दिमाग में रहा। और जो हाइब्रिड बीज जब आए तो हमने देखा वो अकेले नहीं आए, अकेले नहीं है। बीज आए तो उनके साथ खाद आई, खाद आए तो उनके साथ बीमारियां आई, बीमारियां आई तो कीटनाशक आए, कीटनाशक आए तो उनके साथ फिर बीजों के साथ खरपतवार आए, फिर उनके साथ खरपतवार नाशी है। तो पहले तो घर की खेती थी, कोई लागत नहीं, बीज घर का, खाद घर की, बैल घर के, केवल अपनी मेहनत करनी पड़ती थी। सारी चीज़ें बिना लागत की खेती थी। और जो हरित क्रांति आई और उसके साथ एक तरह से मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें बीज के साथ क्या क्या आए, एक बारात जैसे आ गई और दहेज भी आ गया। तो इसने हमारी जो घर की खेती है इसको पराया बना दिया। और पराया क्या बनाया? एक तरह से हमारी आज़ादी, हमारी जो बीज मुट्ठी में थी वो मुट्ठी बीज की बड़ी कंपनियों के पास चली गई। तो आपका कहने का मतलब है कि हरित क्रांति ने कहीं ना कहीं किसान को गुलाम बना दिया और लोगों पे निर्भर बना दिया। जो किसान अपने घर में समृद्ध खुशहाल था वो और चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गया, चाहे वो खाद हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, डीजल हो, बिजली हो। जी, इतना ही नहीं, हमारी स्वास्थ्य का भी तो नाश किया ना। जी। पहले बीमारियां लाए, पहले ऐसा खाना खिलाया, ऐसी चीज़ें परोसी, ऐसा किया कि लोग बीमार होते गए। और अब उसके समाधान के लिए दवाइयाँ भी वही कंपनियाँ लेके आ रही हैं एक तरह से। तो यानी पहले बीमार करो और फिर इलाज भी करो, वही है। और फिर हमारी सरकारें भी उसी रास्ते चली, शुरू से लेके अब तक बहुत जोर रहा हरित क्रांति। अब जो है मिलेट की बात करने लगे, मिलेट। तो ये सरकारों ने भी इसको आगे बढ़ाया। और हमारा जो ढांचा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का ढांचा रहा होगा, चाहे ICAR का ढांचा रहा होगा, इन लोगों ने भी मदद की उनको। उनके आने में जो कंपनियां आई वो एक तरह से उसमें ये कंपनियां भी आती गई। और इन्होंने जो घर की खेती थी उसको लागत में बदला, फिर एकल कर दिया। जो मिश्रित खेती होती थी ना, जैसे हमारे पहाड़ में 12 अनाजा होता है, 12 तरह के अनाज एक ही खेत में उगाने का।
लेकिन इन्होंने एक मोनोकल्चर पे लिया है। मोटी फसल पे लिया है। मोनोकल्चर में नहीं, एक एकल खेती, या तो सोयाबीन उगाओ, कपास उगाओ, या गन्ना ही गन्ना उगाओ। गन्ना वाला भी क्या करेगा, कपास वाला कपास की खेती करेगा। अपने खाने के लिए भी लोग नहीं उगा रहे हैं, जबकि खेती जीवन पद्धति और संस्कृति है। यानी पहले अपने लिए खेती जब तब शुरू हुई जब अपने पेट की भूख के लिए किसान ने ज़मीन को खोदा, फिर जंगलों से बीज इकट्ठे किए, फिर उनको अगली फसल के लिए रखना शुरू किया। तो हम खेती एक जीवन पद्धति और संस्कृति है, खेती व्यापार नहीं है। और इन कंपनियों ने खेती को जो है वो व्यापार बना दिया। जी, हम भी सुनते थे अपने बड़े बुजुर्गों से, पहले वो बताते थे कि हरित क्रांति के बाद भी जब केमिकल फर्टिलाइज़र आए, हाइब्रिड बीज आया, तो वो कहते थे कि अपने खाने के लिए हम अलग से उगाते थे, और अगर हमें कोई जो बेचना होता था मंडी में ले जाने वाला, वो अनाज अलग उगाते थे। लेकिन अब तो ये हो गया है कि चाहे वो बड़ा जमींदार हो, वो भी एक ही फसल उगा रहा है, और वो भी केमिकल फर्टिलाइज़र वाली। जी, वही तो खतरनाक है। और आप ही देखिए, आज यहाँ पर एक मिलेट मेला हो रहा है ना, मिलेट मेला बोल रहे हैं, लेकिन मिलेट को क्या कहा गया, मोटे अनाज। जी, मोटे अनाज क्यों भाई? सबसे बारीक अनाज को मोटा अनाज इसलिए कहा गया, चाहे वो वैज्ञानिकों ने बोला, लिखने वालों ने लिखा, और हमारे गीतों में या बाजार में वो मोटे अनाज इसलिए बोला गया, इसको गांव वाले खाते थे। तो गांव के आदमी गंवा, मोटा खाओ और मोटा पहनो। हाँ, मोटा छोटा खाना है कि इनका मतलब है मोटा। नहीं तो ये सबसे बारीक हैं दोनों चीज़ों में, देखने में बारीक हैं, और इनकी बारीकियाँ पोषण के मामले में पूरी दुनिया में, जो मंडवा रागी जिसको बोलते हैं हम, मंडवा रागी सबसे हाई कैल्शियम मंडवा रागी में पाया जाता है। सबसे हाई रेशे वाला जो हमारे पेट के रोगों के लिए, पेट के लिए उचित है, सांवा, झंगोरा हम बोलते हैं, झंगोरा, कंगनी और बाजरा है। ये फाइबर वाले जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है फाइबर। तो ये हर चीज़ में, पोषण में आज, इसीलिए हम कहते हैं इनको मोटा अनाज नहीं, ये तो पौष्टिक अनाज है, इनको पौष्टिक अनाज कहा जाना चाहिए। और भारत सरकार ने इस दिशा में थोड़ी पहल की है। 2011-12 में एक योजना चलाई, राष्ट्रीय पारंपरिक कृषि योजना, इनसे प्रोग्राम था वो पहल कार्यक्रम। तो उसमें इन अनाजों को आगे बढ़ाने के लिए कहा उन्होंने। और इसमें एक और बात कही उन्होंने, पर एक गलत काम क्या, इसको रासायनिक के साथ उगाने लगे। फिर उसके जो मेडिसिनल वैल्यू हैं, जो औषधि गुण हैं, वो स्वाभाविक सी बात है खत्म हो जाएंगे। जी, और इन अनाजों ने अब तक चखा ही नहीं है। पहाड़ में तो अब तक खेती का, चाहे अब हरित क्रांति आई, चाहे कुछ आया, लेकिन आज तक ऐसे खेत हैं जहां लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया मतलब रासायनिक खाद का। क्योंकि सारा 87% तो हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ असिंचित खेती है या वर्षा पर आधारित है। और ये अनाज जितने हैं जिन्हें मिलेट कहा जा रहा है, हम पौष्टिक अनाज है, ये बिना बारिश के भी बहुत बढ़िया होंगे। जब और देखते हम जैसे राजस्थान वाले इलाके में, जो रेगिस्तान वाले इलाके में, वो बाजरा ऐसे ही छिड़क देते हैं और वो ये सब हो जाता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो कम से कम, मतलब उसको बारिश केवल जिंदा रहने के लिए थे, बाद बाकी अपने को वो प्रकृति से, मतलब ये प्रकृति से भी एक तरह से अपनी खुराक लेते हैं। और ये अनाज जो हैं एक तरह से C4 श्रेणी में आते हैं। यानी धान तो एक तरह से वो भी खराब करने वाला है, वातावरण को भी देने वाला है, लेकिन ये हाँ, लेकिन ये पानी देने वाले या ऑक्सीजन बनाने वाले अनाज में एक तरह का ऑक्सीजन, जो बड़े बड़े हो जाते हैं तो ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं ये अनाज। तो क्या लगता है, इतने वर्ष का आपका जो संकल्प था, जो आपकी मेहनत थी, अब आपको लग रहा है कि देश के जो लोग हैं, जैसे आप देखते होंगे तमाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो इतने सारे इवेंट्स होते हैं, केंद्र सरकार जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रही है, तो उसके तहत आपको क्या लगता है कि आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा में सफल होती दिख रही है? हम तो बड़े आशावान हैं कि ये सही दिशा में जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है। लेकिन हमारी डर ये, चिंता ये है कि ये खेती थोड़ा बची हुई थी अभी, चाहे कम लोग कर रहे थे, हाशिए पर डाला तो हरित क्रांति के बीजों ने डाला या मोनोकल्चर ने डाला, ये अभी थोड़ा है इन बीजों में अभी
गरीबों का खाना है ये। और गरीबों ने आज अमीरों के लिए भी एक रास्ता खोला है कि अगर स्वस्थ रहना है भाई इस अनाज को खाओ। कोरोना ने भी याद दिलाया कि स्वस्थ रहना है तो इन अनाजों को खाओ। ये सही दिशा में है। और 2018 में भारत सरकार ने जैसे हम कह रहे हैं पौष्टिक अनाज, 2018 में भारत सरकार ने भी इन अनाजों को गजट नोटिफिकेशन करके इनको पौष्टिक अनाज का, इनके साथ रामदाना, कुट्टू फापर भी जोड़ा और इसके अलावा जो काला गेहूँ है उसको जोड़ा। जी। मैं अगर एक किसान हूँ और मैं खेती करके मुनाफा कमाना चाहता हूँ, अगर मैं आज से मिलेट की खेती करूँ यानी मोटा अनाज या पौष्टिक अनाज, आपकी भाषा में पौष्टिक अनाज की खेती करना शुरू करूँ, तो आप मेरे को क्या सीख देंगे कि मैं कैसे शुरुआत करूँ और लगभग कितने एकड़ में इसका स्टार्टिंग करूँ, बीज वगैरह कहाँ से लूँ? बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी किसान है जो इस दिशा में उत्सुक हैं कि मैं मिलेट की या पौष्टिक अनाजों की खेती शुरू करूं, बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि राजस्थान में तो ऐसे छिटक देते हैं, हमारे पहाड़ में भी ऐसे छिटक के अच्छी फसल लेते हैं लोग। लेकिन आज एक पहले बाज़ार नहीं था, बहुत सस्ते में जाता था, लेकिन आज तो बाज़ार भी आ गया ना। केवल बाज़ार का खतरा वही है जो हमें लग रहा कि इसमें भी कॉर्पोरेट न घुस जाए। वो ऐसा ना हो कि वो भी किराए की ज़मीन लेके लीज पे किसानों की ज़मीन सस्ते में ले ली और इसको उगा के और हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करें। तो इसमें हाइब्रिड बीजों का, हाइब्रिडाइजेशन का तो हम सख्त खिलाफ है, कतई नहीं होना चाहिए। हाँ, सिलेक्शन जो अच्छे बीज वैरायटी के बीज हैं उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जीएम तो बिल्कुल ख़त्म चीज़ है, वो तो आने ही नहीं चाहिए। जीएम सीड के भी खिलाफ हैं? जी बिल्कुल, वो तो आने ही नहीं, वो तो एकदम हम क्या प्रकृति भी उसके लेकिन खिलाफ। सरकार तो बड़ा जोर दे रही है जीएम सीड को लेकर। लेकिन गलत है। सरकार को चाहिए कि अभी सोचे समझे, हम अगर अपने को बचाना चाहते हैं, प्रकृति को बचाना चाहते हैं और पूरी मानव जाति को बचाना चाहता है तो हमें प्रकृति के साथ मिलके प्राकृतिक बीजों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम नेचुरल खेती की बात कर रहे हैं, नेचुरल करें और हाइब्रिड करें या जीएम का करेंगे तो उसके साथ तो पूरा सिस्टम है, खाद का भी आएगा, पानी का भी आएगा, इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। जी जी। तो ये थे हमारे साथ विजय जरधारी जी, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमको दी। किसान तक चैनल के माध्यम से देश के किसानों को इस समय जागरूक होने की आवश्यकता है, मोटे बीज पर काम करने की आवश्यकता है, पौष्टिक अनाज पर काम करने की आवश्यकता है, जिससे जो हमारा देश है वो वैश्विक रूप से और सफलता की ओर बढ़े। यहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, वो स्वस्थ रहें, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, उनका लाइफ स्टाइल बेहतर हो। वो हो सकता है तभी जब उनकी अनाज जो है, जो उनकी खाने की थाली है, वहाँ पर मिलेट्स पहुँचेगा, यानी कि मोटा अनाज और पौष्टिक अनाज पहुँचेगा। आशा करते हैं आप भी अपनी डाइट में, अपनी डेली रूटीन का जो भोजन है उसमें, डाइट में अपना मोटा अनाज शामिल करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।